And under the dynamic leadership of our HOD, Professor Rajesh sir, has been taken many path-breaking initiatives for the upliftment of students. The main objective of the TRC is to spread awareness among transgender students and to give information about how to access the education and to make them aware about the employment opportunities. Now, moving ahead, I would like to inform you that today's we have two distinguished speakers between us. First one is Rudrani ma'am, and second one is Resma Prasad ma'am. Welcome, ma'am, in today's session. Now, Rudrani ma'am is a trans activist and model and actress. She has worked in main movies like Last Color. This movie shows realistic depiction of how life in India can be for the persons who are marginalized. Rudrani ma'am is well known and activist and runs her modeling agency named Bold. Besides that, she is the founder of Delhi-based CBO Myth Trust. Myth Trust is the CBO which runs the Garima Grih in Delhi. And our second speaker will be Resma Prasad ma'am. Resma Prasad ma'am is the trans activist and founder of Bihar-based CBO, that is Dostana Safar. Dostana Safar runs Garima Grih in Patna. That ma'am is also member of National Council for Transgenders, established by Ministry of Social Justice and Empowerment. Now, I would like to invite Professor Rajesh for the welcome speech. Over to you, sir. थैंक यू आकांक्षा। मैडम रेशमा जी को और मैडम रुद्रानी जी को सबसे पहले नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से जो विश्वविद्यालय की इस वर्ष यानी 2022 में अपना शताब्दी समारोह 100 साल होने का मनाने जा रहा है, ऐसे उपलक्ष्य में हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर और जो दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं, और ये बातचीत और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम इस समुदाय के लिए कार्य करते हैं और उनके जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो बिगनिंग हुई, वो बिगनिंग कई बार हम लोग चाहते थे कि जब एल्डरली पर्सन्स के लिए काम करते थे और उनको ओल्ड एज होम कहते थे, तो याद है मुझे एक रिसर्च स्टडी में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल काम किया कि इसको ओल्ड एज होम न कह के इसका कोई अच्छा सा नाम हो। लेकिन हम लोगों को बहुत खुशी है कि ये जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से जो गरिमा गृह का कंसेप्ट आया है, ये बहुत ही अच्छा है कि वो जगह जहां हम टेम्पररी रहते हैं, वो अस्थायी रूप से रहते हैं, अस्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन हम अपनी गरिमा के साथ रहते हैं। तो यह शब्द हम लोगों के दिल को और सामाजिक रूप से बहुत ही सुकून देता है कि हम लोग सभी गरिमा गृह से जुड़े हैं। चूंकि हम सभी अभी कोविड के तीसरे फेज से हर शहर, हर गली, हर गांव गुजर रहा है। हम सभी विशेषकर समुदाय के लोग सफ़र कर रहे हैं, हर जगह सफ़र कर रहे हैं। वो सभी स्वास्थ्य में सुरक्षित रहें और वो सभी हर शहर, हर गली, गांव में सुरक्षित रहें, उसके लिए भी हम लोगों को सोचना और उपाय करना है। और ऐसे समय में जो हमने बताया कि हम लोग शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं, ऐसे में हम लोगों का जो गरिमा गृह है, जिस पर की बातचीत आज हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ रखा है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से कि उनके लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है। शुरुआत एक्ट के माध्यम से, शुरुआत रूल्स के माध्यम से, शुरुआत गरिमा गृह के माध्यम से, और ये कदम रुकेगा नहीं, रुकना नहीं चाहिए। और हम लोग भी विश्वविद्यालय के ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से ज़्यादातर कोशिश है कि शोध और पुनर्बोधन, ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से ज़्यादा विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों
को गैर सरकारी संस्थाओं को जोड़ पाए, जिससे कि इस संबंध में उतना ही कार्य हो पाए जितना कि दूसरे जेंडर के लिए कार्य होता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो है हम ये आज की कोशिश होगी कि गरिमा गृह के विषय में हम लोग जाने, सोचें और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो एक बार फिर दोनों जो महत्वपूर्ण हमारे हैं, रेशमा जी और रुद्राणी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आकांक्षा। Yes. Now I would request Rudrani ma'am to tell us something about the concept of Garima Grey. ओके नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेश जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके 100 साल जो कंप्लीट होने हैं, हमको भी बहुत खुशी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा बहुत पहले से ही साथी रहा है। हमने बहुत विषयों में एक साथ काम किया है और ये पहल अभी की नहीं है, डॉक्टर राजेश जी की तरफ से ये बहुत पहले से पहल रही है। डीसेक्स के थ्रू और बाकी डिपार्टमेंट्स के थ्रू हम लोगों ने इकट्ठा काम करने की कोशिश करी है और करते आए हैं और करते रहेंगे आगे। जैसे कि और आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच ये सारे कोऑर्डिनेशन के लिए। और जैसे कि डॉक्टर सर कह रहे थे कि मंत्रालय और जिस तरह से देश हमारा विकास कर रहा है और इस देश में जब विकास की बात आती है तो ये चीज मानने को हम तैयार है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। ये अब एक जो बात थी, एक सच होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो गरिमा गृह भी एक ऐसी ही शुरुआत है, पर ये शुरुआत वो है जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हालांकि थोड़ा समय लगा, पर ये शुरुआत हो गई है। गरिमा गृह एक ऐसा घर है जिसके अंदर हमारे ट्रांसजेंडर वुमेन, जो ट्रांस महिला हैं, ट्रांस पुरुष हैं, वो आते हैं। और ऐसे नहीं है कि उनके पास बहुत ऑप्शन है इसलिए वो वहां पे आते हैं या उन्होंने जस्ट रैंडमली कुछ ऐसा चूज किया है। गरिमा गृह में अगर आप देखें, मैं दिल्ली में गरिमा गृह चलाती हूँ, मेरी संस्था का नाम मित्र है। इस छत के नीचे अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं, ज्यादातर वो दिल्ली से बाहर से आए हैं, कुछ हैं जो दिल्ली से आए हैं और सबकी कहानियां लगभग एक जैसी है। हम ये तो हमेशा इस चर्चा पे बात कर सकते हैं कि गरिमा गृह क्यों बना है और उसका उद्देश्य क्या है, पर हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उनमें से कुछ मेरे हम उम्र भी हैं, कुछ मेरे से थोड़े बड़े भी हैं और मेरे से काफी बहुत सारे छोटे भी हैं, पर मैं उनको बच्चा ही मानती हूँ तरीके से, क्योंकि जो समय अभी तक उन्होंने जिस ढांचे के अंदर बिताया है, जिस घर में बिताया है, जिस आश्रय में बिताया है, वहां कभी भी उनको खुल के आजादी से उनकी इच्छा के अनुसार उनको जीने नहीं दिया गया, जिसका प्रभाव बहुत सारी चीजों पे पड़ा है। उनकी मानसिक ग्रोथ पे पड़ा है, उनके इमोशनल वेलबींग पे पड़ा है और बहुत जरूरी एक अंश है जो मेरे अपने जीवन का, जिसको मैं मानती हूँ। आज अगर मैं रुद्रानी हूँ, एक ट्रांसजेंडर होके मैं अपने आप को रुद्रानी बोलती हूँ और अगर मुझे गिनती के 1-2 लोग भी जानते हैं, तो मुझे लगता है उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत रही है जो शिक्षा मैंने पाई। और मैं आज के दिन में समझती हूँ कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण रखता है। अगर मैं बोलूं कि 2005 में मैंने मित्र की स्थापना करी थी और आज से मैं अभी तक मतलब टिकी पड़ी हूँ, मतलब बुरे से बुरे हालात में काम किए हैं, रन किए हैं, पर परंतु जो एजुकेशन ने हमें सहायता दी है वो अब सबका हक है। सिर्फ एक रुद्रानी नहीं होनी चाहिए, एक रेशमा नहीं होनी चाहिए, एक कहीं वेस्ट बंगाल में एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होने चाहिए जो शायद हमारी मदद से, शायद सरकारों की मदद से, शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे डिपार्टमेंट्स के तरफ से ये बच्चों को हम सक्षम बना सके। तो गरिमा गृह से ऐसा गरिमा गृह एक ऐसा, सिर्फ एक ऐसा छत नहीं है जहाँ पे लोग आके रह रहे हैं, सो रहे हैं या कुछ बेसिक चीजें सीख रहे हैं, पर वो अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना रहे हैं जो समाज के लिए। और मैं
बिल्कुल श्योरिटी हूँ, हमें गरिमा गृह की कुछ चीजों पे अभी भी काम करने की जरूरत है। मतलब एक बच्चा जो 18 साल से 19, 20, 21 साल से एक ऐसे ढांचे पे रहा है जिसमें उसको ठूस ठूस के कुछ सिखाया गया और उसको सही गलत पढ़ाया गया, उसके साथ 1 साल में 6 महीने में काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हमारे लिए पायलट है, पर हम इनसे सीख रहे हैं। हो सकता है कि हमें कुछ बच्चों के साथ 2 साल काम करना पड़े, 3 साल काम करना पड़े। ये कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं होने वाली गरिमा गृह की, जहाँ पे बच्चे आए, हमने 1 साल में उनको पढ़ दिया, निकल गए। चैलेंजेस आने वाले हैं और चैलेंजेस हम अभी फेस कर रहे हैं। रेशमा जी सुनेंगी तो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर पाएंगी, वो हल्की सी मुस्कुराहट दे रही है। तो चैलेंजेस जो हैं, पर हम चैलेंजेस से पीछे इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि हमें पता है इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है वो हमारे देश का शान होगा, वो हमारे देश की आर्थिक विकास में भागीदारी देगा, हमारे देश के उज्जवल भविष्य में भागीदारी देगा। आज के दिन में जो आप देखते हैं ना न्यूज में कि एक कहीं पे कुछ बन गया, एक भारत में कुछ बन गया, गरिमा गृह ये बल्क में ऐसे लोग देने वाले हैं जो हमारे लिए और हमारे जो हमारा सपना है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, दोबारा सड़कों पे भीख ना मांगे या दोबारा देह व्यापार में उसको जबरदस्ती ना जाना पड़े। गरिमा गृह एक ऐसी जगह है जो इन सबके सपनों को हकीकत करने वाला है। Thank you, ma'am. Reshma, ma'am, you want to add something? Unmute yourself, ma'am. Ma'am, अनम्यूट कर unmute लें yourself. मैडम, अनम्यूट कर लें। हाँ, थैंक यू राजेश सर, और हैप्पी न्यू ईयर आपको और आकांक्षा जी को भी। ये टीआरसी जो आपने बनाया है ये पूरे भारत के लिए रोल मॉडल होगा और है। जिस तरीके से सक्रिय रहे हैं राजेश सर, और उसके बाद हमारी रोल मॉडल हैं रुद्रानी जी, जो मतलब मेरी शुरुआत के बहुत पहले ही एक्टिविज्म को स्थापित किया, और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे कोई निकल के आना मुश्किल हो रहा है एक्टिविज्म के लिए, वहाँ पे एक ऐसा रास्ता और मतलब ट्रेनिंग स्कूल की तरह से डेवलप किया है कि वहाँ से लोग निकलते हैं और अपने झंडे लेकर के जगहों जगहों पे स्थापित करते हैं। मुझे प्राउड है। और इसको लेकर के किस तरीके से आगे जाया जाता है, हम तो 2010 से एक्टिविज्म को शुरुआत करी हूँ, और गरिमा गृह को लेकर के मेरा जो एस्पेक्ट है कि जब मैं 2018 में इसको लेकर के पहली बार आवेदन लेकर के गई थी उपमा श्रीवास्तव मैडम के पास में, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसमें करेक्शन करके ले आओ। फिर उसके बाद हमने करेक्शन करके ले आई, और भी संस्थाओं को हमने कहा कि उसमें जुड़ने के लिए, और उसको कैसे प्रोजेक्ट को और ये किया जाए। उसके बाद राधिका मैम आती हैं और इस काम को बहुत ही मजबूती से लेकर के आगे जाती हैं, और उन्होंने इसको सिर्फ मतलब 1-2 शहरों में नहीं, जैसा पहले ये था कि पटना और दिल्ली को इसके लिए लिया जाएगा पायलट के लिए, लेकिन उन्होंने और भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ा और सभी को मौके दिए, और जो आज इतनी भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। और ये एक मतलब हमारे लिए कम्युनिटी के लिए आशा बनी है। लेकिन ये तो हमारा जो गरिमा गृह का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था आशा की किरण करके, हमने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में बनाया था, तो उस समय हमारा सिर्फ स्किल डेवलपमेंट को लेकर के और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जिस तरीके से वस्तुगत स्थितियों में परेशानियां आ रही थी, भारत सरकार का जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप जैसा नहीं है। तो हमने सोचा था कि इसको किस तरीके से अप्रेंटिसशिप के स्टेट को इस कॉन्सेप्ट में ले करके जाया जाए। जहाँ तक आपने लिखा है इस प्रोग्राम के टॉपिक में रिहैबिलिटेशन, तो गरिमा गृह रिहैबिलिटेशन जैसे किसी शब्द से नहीं जुड़ा हुआ है अगर देखा जाए, क्योंकि
पुनर्वास जिसको कहा जाता है वो भारत में चाहे चाइल्ड पुनर्वास हो, एल्डर पुनर्वास हो, महिलाओं के पुनर्वास हो, ये जिसके भी पुनर्वास की बात की जाती है तो उसमें यही देखा गया है कि उसे लंबे समय तक भी उन्हें मौका दिया जाता है, उन्हें रखा जाता है, उन्हें ट्रेनिंग के अवसर दिए जाते हैं, उनको मानसिक रूप से उनको लंबे समय तक भारत सरकार सहयोग देती है। लेकिन अभी जैसा मुझे पता चला है कि गरिमागिरी को ही कॉन्सेप्ट को सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए अपनाया गया है, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर पुनर्वास जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो पुनर्वास के लिए अभी भी भारत सरकार ने कोई ऐसी भी योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नहीं बनाई है। हम बार बार जैसे बात करती हैं, इसमें सिर्फ 1 साल का ड्यूरेशन दिया गया है, तो ये एक हो गया कि कोई व्यक्ति सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं और उनको कोई रिसोर्स के लिए जगह नहीं है, खाने पीने के लिए मुश्किल है, पैसा नहीं दे सकते हैं, उनको कर सकते हैं। ये गरिमागिरी मुख्य धारा में शामिल होने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। लेकिन अगर रेहाब की बात करें, जिसे रेहाब बोला जाता है, तो रेहाब को लेकर के बहुत हमारे ट्रांसजेंडर साथियों में डर की भावना बनी हुई। तो बीच का रास्ता सरकार ने निकाला कि गरिमागिरी को करके दे देंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह होगा जब हम रेहाब के तौर पर अगर कम्युनिटी को नहीं कुछ दे पाते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आते हैं, 6 महीने तक तो उनको सिर्फ मानसिक जो दशा है उसको ही अपने आप को रिलैक्सेशन में लेकर के जाने के लिए कि ट्रांसजेंडर आईडी प्रूफ ले या ना ले, आगे जिंदगी में क्या होगा उन्हें नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। और उसके बाद तो मैं इसका मतलब बहुत अलग तरीके से ये नहीं कर रही हूँ कि ये कहीं से भी नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह है, लेकिन ये तो मौका है हमारे जो एक्टिविस्ट साथी जुड़े हैं इससे, ये तो बहुत ही बड़ा मौका है। लेकिन एक न्यू जो होनी चाहिए रिहैबिलिटेशन जैसे शब्द के लिए, वो आवश्यक है। इसके लिए प्रोफेसर राजेश सर हैं जो भारत सरकार को जरूर इसके लिए इनपुट अपना देंगे कि यू डू कि हेल्पलाइन और रिहैबिलिटेशन दो चीज को एक जगह लेकर के जाने की आवश्यकता है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट और इन सब चीजों के लिए जो ये प्रोग्राम्स गरिमागिरी के थ्रू चलाए जाएं, ये तो हर एक राज्य में जिस तरीके से घोषणा हुई है वो चलाए ही जाएं, ये नितांत आवश्यक है और इसको रोकने का कोई ये नहीं है। लेकिन गरिमागिरी के वस्तुगत स्थितियों में अगर देखा जाए, अगर रुद्राणी मैम अगर 20 साल से एक्टिविज्म नहीं करती तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के चलना, बच्चों को जोड़ना, इंस्टीट्यूशन को जोड़ना और उनको ट्रेनिंग दिलवाना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जोड़ना, उनके और जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, दैट वो पॉसिबल नहीं होता, एकदम नहीं संभव होता। मतलब अभी मैं सोच पाऊं को मतलब खाने की भी व्यवस्था अगर करनी है तो वो भी अगर हमारे पास अगर इस तरीके की 20 साल की क्षमताएं और एक्सपीरियंसेस नहीं होते तो एकदम कदापि नहीं संभव है कि एक कदम भी मैं बढ़ पाती। मतलब जैसे होता है ना कि सरकारों के काम सरकारी तरीके से होते हैं और उसी सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत, लेकिन मैं सरकार की आलोचना भाव से नहीं जा रही हूँ। जो वस्तुगत तरीके से मुश्किलें आती हैं, आ रही हैं, उसको लेकर के है, तो इसको पॉइंट वाइज अगर नोट किया जाए तो जिस तरीके से प्रोफेसर राजेश सर से जब एजुकेशन में बात करने के लिए कहे थे सर, तो मैंने कहा था कि सर पहले अपने जो लोग एजुकेशन की बात करते हैं पहले अपने एजुकेशन की जगह पर हमारे जैसे लोगों को घुसा दें, बैठा दें, तो प्रॉब्लम नजर आएगा कि उनको मानसिक दशा में उनको प्रॉब्लम है या मतलब इस सब चीजों को आकांक्षा भी समझ सकती है। बहुत बार मैं बात करते करते एकदम बात करना बंद, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या करूं, फिर इसको आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। तो ये सारी चीजें तो गरिमागिरी के लिए भी वही बात है। जो बच्चा आ रहा है 2-3 दिन देख रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे घूमने जाने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये नहीं मिला, अरे बाप ये तो जेल लगता है, नहीं भागो अभी यहाँ से। तो अपेक्षाकृत तरीके से बेस बनाने के लिए
जो रिहैबिलिटेशन की स्थिति है उसके लिए सरकार को अगर आप इनपुट देंगे सर, तो बहुत बड़ा ये होगा कि जैसे 18 साल के पहले जो जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चाइल्ड है उस पे क्या होगा, और उस 18 से लेके 99 अगर मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर 100-150 भी जिंदा रहे, वो उसकी ये से मैं एक बात कह रही हूँ, कम से कम इसके लिए बेस ऑर्डर बनाए कि अगर कोई होमलेस हो, क्योंकि ये होमलेस लोगों के लिए स्पेस नहीं है, ये सिर्फ मुख्यधारा में जुड़ने के लिए एक गरिमा का साधन है कि आप अपने गरिमा को मजबूत कर सकते हैं अपने जीवन के साथ, वो भी साल भर के अंदर। मतलब एक बच्चा आता है, यूकेजी में एडमिशन कराना है, पहली 3 साल के बाद एडमिशन होता है, 4 साल में नहीं एडमिशन हुआ, 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, 8 की उम्र में जाकर के सब लोग मार मार करके उसको एडमिशन कराता है कि अब इसका एडमिशन करवा के क्लास जंप कराएंगे। तो ये हमारा तो मतलब कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं कि बच्चे के तौर पर कोई एक्सेप्ट भी करे। तो अगर कोई जेंडर नॉन कन्फर्मिंग चाइल्ड है और वहां से शुरू करके उसको एल्डर लाइन तक, जैसे अभी एल्डर लाइन शब्द को लेकर के जिस तरीके से सर ने बोला कि उस पे भी बहस हुई थी, हमारे तो प्रोनाउंसिएशन और उसके अपलिफ्टमेंट और ये सारी चीजों के लिए अभी बहुत बहस करनी बाकी है कि 18 साल के पहले किस तरीके से करेंगे, 18 साल के बाद कैसे करेंगे, और उसके लिए कानून भी निर्धारित करने होंगे, जैसे कि जे एक्ट है या ओल्डर एज पर्सन के लिए एक्ट में किस तरीके से प्रोविजन होगा कि ट्रांसजेंडर लोग कहते हैं कि एक्ट इज एक्ट, लेकिन अगर मान लीजिए उनके अधिकार जो है लैंड राइट और ये सारी, और उनका एजुकेशन नहीं हुआ है 60 साल के बाद, उस पे किस तरीके से ये होगा। तो गरिमागृह तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही वेलकमिंग है कि भारत सरकार ने हमारे सामने घोषणा की थी कि वो इसे 34 जगहों पर लेकर के जाएंगे, मतलब हर एक राज्य में केंद्र जरूर स्थापित कर देंगे। तो अब हम इसे इस पैरामीटर से लेकर के जाएं कि कहीं ज्यादा बच्चे हैं, कहीं ज्यादा नौकरी पा रहे हैं, कहीं कम नौकरी पा रहे हैं, कहीं कम उनका मतलब रुकने की क्षमता, मतलब अवस्था जो है वो कम है। जैसे इसमें निर्धारित है कि 6 महीने के पहले 6 महीने मिनिमम और 1 ईयर मैक्सिमम। तो मान लीजिए अगर साल भर में अगर हम कहीं किसी को रोजगार या एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए कोई साधन नहीं जुटा पाई, तो हमें तो फेल बोला जाएगा, ये रिपोर्ट कार्ड निकल करके आएगी। जबकि आज के समय में रोजगार के साधन जो हैं वो बहुत सीमित हैं। मतलब अब ये कह दीजिए कि ये पापड़ बना ले और छोटी छोटी चीजें बना ले, वो रोजगार के साधन तो इस तरीके से कहा जाता है कि निरंतर प्राप्ति हो, कि मतलब नहीं मान लीजिए कि नौकरी वाले पैसे मिले, लेकिन एक निरंतर अवस्था में उन्हें अपने रोजगार के साधनों को बदलना नहीं पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि इसका टाइम फ्रेम क्या हो सकता है और उस पे किस तरीके से भारत सरकार अध्ययन कर सकती है कि साल भर में या 2 साल में, या उसकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जा सकती है कि अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स भी करना है या बैचलर ऑफ साइंस करना है तो 3 साल का टाइम देते हैं, तब जाकर के कहते हैं कि जाओ भाई एग्जाम दो तब नौकरी लो, तो 3 साल बाद और नौकरी मान लीजिए मिलती, तो 6 साल तो सरकार इस प्रोविजन के साथ में स्टैंड आउट होती है। तो गरिमागृह जो मौका ट्रांसजेंडर साथियों के लिए दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब मेरे साथी जो भी आ रहे हैं वो देखते हैं, सुविधाएं देखते हैं और सारी चीजों को देखते हैं, वो बहुत ही वेलकम करते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स जो हैं उस पर चर्चा, और राजेश सर जैसे लोग जो इस पे इनपुट दे सकते हैं, कि सर ने बहुत सारी कमेटियों में रह करके इनपुट दिया है, किताबें लिखी हैं और उस पे रिसोर्स सेंटर ओपन किया है। अभी आकांक्षा जी जैसे युवा ऊर्जावान साथी सर के साथ में जुड़ करके और भी इसको मतलब मजबूती प्रदान कर रही है हमारे मूवमेंट को,
हम तो झंडा लेके आगे आगे चल रही हैं, लेकिन पीछे अगर कोई बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है तो ये झंडा लेकर के कहीं कहीं गायब हो जाएंगी उधर। अगर पीछे से किताब नहीं लिखी जाएगी, कहानी नहीं लिखी जाएगी, हिस्ट्री नहीं लिखा जाएगा, चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगा और उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, मतलब कि उसको डॉक्यूमेंटेड करके लोगों के सामने ले जाया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसीलिए रुद्रानी मैडम को कही कि रोल मॉडल एंड मॉडल दोनों इस हिसाब से। और सर तो ऑलरेडी इस पे बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। तो मेरा यही ओपिनियन है कि ग्रेजुअली ये बहुत ही अच्छा गरिमागृह है और इस पे और भी चर्चा जो हो प्रश्न हो तो उस पे बात की जाए। जी। What kind of skill building programs सर चलाए जा रहे हैं? कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं स्किल एनहांसमेंट के लिए गरिमागृह में? जी रुद्रानी दी। हेलो, हाँ जी, मुझसे कुछ पूछा गया था क्या? मैंने मिस किया। मैम किस तरह के स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं गरिमागृह में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए? देखिए, पहली बात तो ये पहला प्रोग्राम है ऐसा, और ऐसा नहीं है कि शेल्टर होम हमने अपने लेवल पे एज अ ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाया, पर वो बहुत ही कोई ढांचा नहीं था उसका। और इस गरिमा गृह के अंदर जो बेसिक प्रोग्राम्स है अभी, जो हमें सबसे पहले समझ आया कम्युनिटी के साथ बैठ के बात करके, जो लोग आए, हमने ऐसा कुछ नहीं मतलब प्रिपेयर करके रखा था चलो आप आओगे तो हम आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो मानसिकता है कि किन्नर ट्रांसजेंडर या तो नाचेंगे गाएंगे या तो वो मेकअप लगाएंगे दूसरे को, तो हमने बोला नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हालांकि हमें सबसे पहले ऑप्शन वही दिए गए थे और बहुत सारे लोग हमारे साथ पार्टनरशिप में ये काम करना चाहते थे। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में आर्टिस्ट हूँ तो बहुत सारे मेरे ऐसे कनेक्शन है, पर मैंने बोला लेट्स होल्ड ऑन, अभी हमें जरूरी नहीं कि हमें जो ठीक लगता है दूसरों को हमेशा वही भाए। तो बहुत सारे बच्चे आए जो कि ऐसा था कि एक बहुत एक पैकेज में ना हर तरह का स्वाद, हर कोई तितर बितर था, कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है, कोई एसी रिपेयरिंग का काम करना सीखना चाहता है जो ट्रांसमैन है, ट्रांस वुमेन में कोई दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाह रहा था, कोई सरकारी नौकरी करना चाह रही थी। तो मैं तो बड़ी पजल हो गई, मैंने बोला रुद्रानी तूने अपने आप को कहाँ फंसा लिया। अब देखिए, कम्युनिटी के साथ काम करने का हमारा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, पर जहां जहां आप कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं तो आप कुछ गाइडलाइन फॉलो करते हैं, आपको निर्धारित करना पड़ता है कि जितने रिसोर्सेस है उसके साथ आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें। तो हमने सोचा कि बेस्ट बच्चों के साथ डिस्कशन करके कि आपको क्या काम आएगा ये सारे प्रोफेशन जो आप बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि एक तो अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है आज के दिन में भारत में, तो अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो आपको इंटरव्यू के राउंड से बाहर कर देंगे। मैंने चलो अच्छी बात है, एक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस। दूसरी उन्होंने बोला कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेशली कोविड के बाद हमने जितना इंटरनेट का और ये आधुनिकरण जो भी हमारी चीजें, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया है, मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का, इंटरनेट का, तो उन्होंने बोला कि हमें इस पे अगर आप कुछ सिखा पाए। तो अभी हम 2 तरह की क्लासेस चलाते हैं जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास और रीडिंग राइटिंग, दूसरा आपकी कंप्यूटर की क्लास है। इसके अलावा जो बाकी लोग किसी और चीज में इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि एक पॉटपोरी बनाने का प्रोजेक्ट है जो कि कॉलेज के बच्चे आके हमारे बच्चों को सिखाते हैं, पुराने वेस्ट फूलों से कैसे आप एक सेंटेड बॉक्स बना सकते हैं जो कि यूजुअली बाथरूम्स में, घर के कोने काने में रखा जाता है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी, जिसमें बच्चों ने काम सीखा है और बहुत लगन से करते हैं, बहुत बारीकी का काम है, बहुत मतलब संयम का काम है। तो उन्होंने, बच्चों ने ये काम सीखा है। दूसरा, हमने एक पार्लर अपने यहाँ सेटअप बहुत पुराना कर रखा था जिसके अंदर कुछ बच्चे अभी मेकअप का और हेयर का काम सीख रहे हैं। और फिलहाल के लिए तो हमारे पास इतने ही कार्यक्रम हैं, जो स्पीकिंग, कंप्यूटर क्लास, ब्यूटी कोर्सेज, उसके बाद पॉटपोरी बनाने का एक प्रोजेक्ट है वो है। तो परंतु मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी कि ये
शुरुआत और अंत है। हम अभी बहुत एक्सपेरिमेंटल मोड में हैं और मुझे लगता है कि जैसे रेशमा जी भी अपने इतने रिच एक्सपीरियंस के साथ काम के साथ वो बता रही थी, एक्सपीरियंस के साथ, कि जो पुनर्वास और एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ड्यूरेशन आप वहाँ पे कि आप रह के सीख के आप गरिमा के साथ निकल जाओ, और दूसरा कि आप उनको पूरी तरीके से पुनर्वास करो, क्योंकि पुनर्वास इटसेल्फ इज, I think it's a very huge term and it comes with a lot of responsibility where आपको एक व्यक्ति के साथ उसकी मानसिक विकास पे काम करना पड़ता है, उसके इमोशनल वेलबींग पे काम करना पड़ता है। आप जो उन्होंने स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, रिजेक्शन अपनी फैमिली से फेस किए हैं, आप जब तक आप उसको ओवरकम नहीं करोगे तो आप किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा सकते। मैं जनरली बात करूंगी, जैसे आप ट्रांस बच्चों को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, जो बच्चे अपने आप को पुरुष मेल आइडेंटिफाई करते हैं, फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो बच्चे भी घर में किसी तरह के मानसिक प्रेशर से जा रहे हैं, तनाव से जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई में कभी अपनी रुचि नहीं दिखा सकते, मतलब वो दिखा ही नहीं पाते इवन इफ दे ट्राई देयर बेस्ट। तो हमें इन सारी चीजों को भी डील करने की जरूरत है। तो ये जो प्रोग्राम है ये अभी हमारी शुरुआती पहल है, पर दूसरा मैं ये भी चाहूंगी कि जो ये साल के हमने एक ढांचा बना रखा है कि आपको लाना है, सिखाना है और प्लेसमेंट करा के कहीं भेजना है, ये थोड़ा टाइम लेने वाला प्रोसेस है। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमें स्टेप करना चाहिए, हमें करियर काउंसलिंग पे करना चाहिए, एजुकेशन काउंसलिंग पे करना चाहिए, कि आपको तो पहले यही सिखाना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे जब वहां आए तो उनको ये पता था कि हमें साल भर यहाँ रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा और उसके बाद हमें ये नौकरी लगवा के कहीं सेटल कर देंगे, पर उनको ये नहीं पता कि आप क्या नौकरी करने वाले हो। आपको नौकरी पाने के लिए आपको किस किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, उस तैयारी के लिए भी क्या आपने अपना बेस प्रिपेयर किया है, नहीं किया। तो लोगों को ये सारा ज्ञान है ही नहीं कि पढ़ाई क्यों जरूरी है, किस तरह की पढ़ाई आपको किस नौकरी में ले जाएगी, किस तरह की नौकरी से आप सस्टेन कर पाओगे। कुछ लोग हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पर जो बच्चे जो मेल फीमेल हैं वो बिजनेस स्कूल में करोड़ों करोड़ों फीस दे के अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। हमारे बच्चों को बिजनेस का बी भी नहीं मालूम, पर वो फिर भी वो काम करना चाहते हैं। तो इसमें हमें भी बहुत सीखने की जरूरत है। अभी मैं नहीं बोलूंगी कि कम्युनिटी के साथ अगर मैंने 20 साल काम किया है तो मैं बिजनेस एक्सपर्ट भी हो गई हूँ, मैं क्या नाम है HIV एक्सपर्ट भी हो गई हूँ। हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और बच्चों को सक्षम बना के एक गरिमा के साथ हमें कहीं उनको अपने समाज में जगह देनी है, तो इसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क ऑलरेडी पहले भी करना पड़ेगा। Okay. Ma'am, what are the key issues you are facing in running this shelter? आकांक्षा जी Yes, yes, sir. नहीं, सवाल ठीक है, आपने सवाल ये जो रुद्राणी जी और रेशमा जी ने कहा, इससे पहले दूसरा सवाल करें, मुझे एक आइडिया माइंड में आया जो मैं इनसे डिस्कस करना चाहूंगा। सिया है क्या, सिया बिहारी प्लेटफॉर्म पर? मिस्टर सिया बिहारी है? Are you there, Sia? Yes, Sia is there. अच्छा, बोल रहे हो सिया? No. It's Reshma ma'am, sir. अच्छा, रेशमा मैम ठीक है। सिया है तो पता नहीं सिया, मैं ये कहना चाह रहा था रुद्राणी जी और रेशमा जी को। हेलो। हाँ सिया, जरा तुमको मैं रेफर करूंगा तो जरा सुनना, अलर्ट रहना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यस सर, श्योर सर। अभी देखो कि जो कई बातें निकल के आई, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। जैसे इन्होंने बताया कि वह लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स है, ये चीजें सीखना चाहते हैं, करियर काउंसलिंग की बात सीखना चाहते हैं, बिजनेस इससे रिलेटेड जाना चाहते हैं, तो मैं ये एकाएक आइडिया मेरे दिमाग में आया जो मैं रुद्राणी और रेशमा जी से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मतलब जो गरिमा गृह है वहां पर किस तरह नेटवर्क अवेलेबल होगा, जिस नेटवर्क के माध्यम से वहां जो इनमेट्स होंगे वो जुड़ पाते होंगे, वहां के लोग।
अगर हम चाहें तो स्ट्रेट वे 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का, कुछ घंटे का उसमें दे करके हम एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स का जो बेसिक चीजें हमारे विभाग में है और करियर काउंसलिंग जो अभी तुम प्लान इंडिया के साथ सिया आप कर रहे हो, तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का ये हम दोनों गरिमा गृह के साथ कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के नॉलेज में, उनके सहयोग या उनके सहयोग के बिना ऑनलाइन, जिसमें कि हम इनके साथ ऑनलाइन रिसोर्स पर्सन प्रोवाइड करेंगे जो उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे, एक बात। और दूसरा, हम लोग ज्वाइंटली या हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, विभाग की तरफ से उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि एक बेसिक रूप से उन्होंने 1 वीक का 10 डेज का, जिसमें हम कुछ आवर्स होंगे, इतने आवर्स 1 हफ्ते में 10 दिन में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स का या करियर काउंसलिंग का या बाकी और जो स्किल्स हैं वो हम लोग सोच लेंगे। कुछ स्किल्स जो 2-3 हमें ध्यान में आया, ये हम इनके साथ अब जो भी प्रोटोकॉल कोरोना का होगा, फिलहाल जैसे अभी ऑनलाइन है, तो हम ये चीजें डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो मीटिंग होती है आकांक्षा, ये मीटिंग या वर्कशॉप का हमारा यही पर्पस है कि हम उसको आगे फॉलो अप कैसे कर पाते हैं और उस फॉलो अप में हमारी भी भूमिका होती है। तो एक मॉडल के रूप में हम उनको सॉफ्ट स्किल्स की जो बातें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, निगोशिएशन स्किल्स, इंटरपर्सनल, इसके ऊपर रिसोर्स पर्सन से उनसे इंटरेक्शन करा सकते हैं। जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोर्स के जो यहाँ लोग जुड़े हुए हैं सर्टिफाइड ढंग से, जो दूसरों को ट्रेन करते हैं, उनके साथ बेसिक रूप से जो उनके फायदेमंद हो उसकी हम कोशिश कर सकते हैं। ये शुरुआत भी मुझे ध्यान में आया। और करियर काउंसलिंग में सिया, आप जिस तरह का प्लान इंडिया के साथ करते हो, उस तरह का आप रुद्रानी जी के साथ या रेशमा जी के साथ प्लान करके 2-4 दिन का आप इस तरह का ला करके कर सकते हो। तो ये बात हमारे दिमाग में आकांक्षा आ रही थी डिस्कस करने का कि हम इसको फिर शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। ये काफी अच्छा रहेगा अगर हम ऐड करेंगे इस तरीके से, गरिमा गृह के थ्रू हम इसको ऐड कर सकते हैं उसको। रेशमा मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पे? नहीं, अभी रुद्रानी मैम चर्चा कर रही थी इन हाउस ट्रेनिंग और उसको लेकर के। तो ये तो इन हाउस ट्रेनिंग अपनी क्षमताओं और अपने ऑर्गेनाइजेशनल और जो क्षेत्रीय जरूरतें और कम्युनिटी के हिसाब से इसको निर्धारित किया जाता है, जो उस पर चर्चा करके की जाती है। और उसमें अगर सिर्फ स्किल बिल्डिंग की ट्रेनिंग की बात करें तो वो ह्यूज रिसोर्स की बात होती है। तो उस तरीके का रिसोर्स जो है, उस तरीके का रिसोर्स भारत सरकार ने दिया नहीं है। एक छोटा सा रिसोर्स दिया है, बहुत छोटा सा, जिसमें इन हाउस की बात करते हैं। तो अगर इन हाउस जो ट्रेनिंग्स करती हैं तो हमें अलग अलग संस्थानों से जोड़ना होता है कि भाई जरूरत है, कम्युनिटी है ट्रांसफॉर्मेंट, तो उन लोगों को पार्लर की जरूरत है, डांसिंग क्लासेस की जरूरत है, टेलरिंग की जरूरत है। उसके बाद जो ट्रांसमेन साथी है उनको जिम की जरूरत है या उस तरीके के स्पोर्ट्स के ये की जरूरत है, और लाइब्रेरी की जरूरत है, कंप्यूटर स्किल की जरूरत है। तो अगर सिर्फ इन हाउस ट्रेनिंग की बात करें और उसके आधार पर अगर मूल्यांकित तरीके से स्किल डेवलपमेंट की बात करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये एकदम संभव नहीं है। जब सरकार स्किल ट्रेनिंग की प्रोग्राम देती है, 26 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है और एक स्टूडेंट पे मिनिमम 25,000 रुपए सिर्फ ट्रेनिंग के पार्ट पे खर्च करती है कि उनको मतलब आना है और थंब लगाना है और ट्रेनिंग लेनी है, और उसके लिए उनको मतलब उनको उस संस्थान को उस तरीके से दिया जाता है। तो ये जो चीजें हैं कि ये गरिमागरी रिसोर्स रिहैबिलिटेशन और स्किल बिल्डिंग दोनों को जोड़ करके ले जाते हैं, लेकिन
दोनों को उस स्थितियों में नहीं ले आते हैं कि रिहेबिलिटेशन हो पाएगा या स्किल बिल्डअप हो पाएगा। वो सिर्फ हो पाएगा क्या कि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने 20 साल के एक्टिविज्म में जो कमाया है लोगों से, उसको सरकार के साथ ले जाकर के ट्रांसजेंडर साथियों को मजबूत करते हैं। तो दैट इज फाइन कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है और एक बेस बना दिया है। तो लगभग जो भारत में संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाएं अपने तरफ से प्रयास कर रही हैं कि हम अच्छा से अच्छा इन हाउस ट्रेनिंग दे दें, आउट हाउस में लिंकेजेस किस तरीके से करा दें कि उनका ये हो जाए, दैट इज फाइन। और अभी सर भी इसके लिए ऑफर कर रहे हैं कि इंग्लिश के कोर्सेज ये कराएंगे, करियर काउंसलिंग कराएंगे। दैट इज अ वेरी गुड कि सर का कदम तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी है कि करियर काउंसलिंग के जो पार्ट हैं अगर वो हमारे कम्युनिटी के हिसाब से और उनके वर्क प्लेस पे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन या जो भी हम करियर काउंसलिंग करती हैं तो उसमें जो जो लोग आते हैं वो भी उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, नौकरी देते हैं तो वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में भी समझेंगे। अपने भी वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, ये सारी चीजों पर कार्य करके तो करियर काउंसलिंग अगर की जाएगी दैट इज फाइन कि करियर काउंसलिंग के साथ में जॉब के लिए ऑप्शन मतलब मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अभी मतलब एक सीढ़ी है, सीढ़ी के 4 सीढ़ियां बनी, अभी 13 सीढ़ी लगेगी तो एक तल्ला मतलब पहले तल पे जाएंगी। तो अभी बहुत सारे तल बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से सर की तरफ से ये आया है कि उन्होंने कहा है कि 2 गरिमागृह, लेकिन यहाँ 2 गरिमागृह नहीं 12 गरिमागृह है और सभी को अगर इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ये करती है तो हम अपने कम्युनिटी के साथियों को कह भी पाएंगे कि उनकी तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेशन का कोर्स गरिमागृह दे रही है और करियर काउंसलिंग आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रहा है, तो वो ज्यादा विश्वासजनक होगा और सारे गरिमागृह के इनमेट्स को एक फायदेमंद रास्ता निकलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो काउंसलर है वो मोस्टली कम्युनिटी से है और उनका ज्यादातर जेंडर बेस्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के काउंसलिंग के पार्ट से जुड़ा हुआ है। करियर काउंसलिंग के लिए हम बाहर से जो साथियों को लेते हैं तो वो कभी कभी बहुत ज्यादा ट्रांसजेंडर फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो अगर जिसका भी चुनाव किया जाएगा तो उनके जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा उसको लेकर के उनका ये होना, और करियर काउंसलिंग अगर करते हैं तो वो जिस भी करियर काउंसलिंग की समझ स्थापित करने के साथ में वो अगर किसी कंपनी या किसी जगहों को निर्देशित करते हैं कि वहां पे जाएं और इस तरीके के ये मिलेंगे तो उसमें वो क्या इन्वायरमेंट अच्छा है उस वर्क प्लेस पे या जो वो चूज करने जा रहे हैं वो उनको मतलब जैसे बिजनेस ही, तो अगर कोई ट्रांस वुमेन चाय का दुकान खोल ले तो सबसे ज्यादा उनकी चाय ना बिकेगी, उससे ज्यादा उनको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। तो अगर वो इन्वायरमेंट बना करके रखती है तो वो चाय की दुकान में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट बना नहीं रहता है आसपास में तो उनको वो बिजनेस करने में बहुत मुश्किल आती है। तो इसके लिए मेरा तो अनुरोध है कि ये सहयोग मिल रहा है दैट इज फाइन और इसका जरूर फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, और हम लोग चाहेंगे भी जुड़ना गरिमागृह से ताकि हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए कम्युनिटी के लिए। और मैम अभी कितने बच्चे हैं गरिमागृह में? पूरे भारत की स्थितियों से तो मैं बहुत अवगत नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इन पटना अभी में 13 अच्छा। हाँ। तो मैम ये सोर्स क्या है, कैसे पहुंच पाते हैं वो गरिमागृह तक जो भी बच्चे हैं वहां पे, उनको कैसे इन्फॉर्मेशन? अभी तक तो भारत सरकार ने 700 जिले हैं वहां पे पोस्टर बैनर तो कहीं लगाया नहीं है और ना ही तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो डायरेक्ट कह भी पा रहे हैं कि पोस्टर वोस्टर लगवा दीजिए लोगों को पता चले। सॉरी, अभी सिर्फ जो हमारा रिसोर्स है जो हम 10 साल में 15 साल में कमाई है, 20 साल में कमाई है, कोई 25-30 साल में कमाया है, वही रिसोर्स झोंक दिए है, मतलब एकदम ये कर दिए। लेकिन हम गांव हमारे बिहार में 8,453 पंचायत है,
हम 8,453 पंचायत में नहीं पहुंची हैं, हम 652 ब्लॉक में नहीं पहुंची हैं, 38 जिले में सिर्फ एक पटना जिले में जितना दोस्ताना सफर ने काम किया उसमें पहुंच पाई हैं, और कुछ एक साथियों के बीच में नेटवर्किंग के थ्रू अन्य जिलों में पहुंच पाई हैं। तो ये जो पहुंचाने वाली सिस्टम है उसके लिए तो एक तंत्र होना चाहिए। वो तंत्र किस तरीके से काम करेगा, राज्य सरकार निर्धारित करेगी, केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, जिला प्रशासन निर्धारित करेगी, लोकल क्षेत्रीय प्रशासन निर्धारित करेंगे, और भी जो सिस्टम्स हो सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे रुद्रानी मैम ऑनलाइन रिसोर्सेज ही बहुत ज्यादा उनका मतलब कनेक्ट करता है। मैं तो उतना ऑनलाइन स्थितियों में हमारा फेसबुक भी खत्म हो गया कि हम उसको उसका भी कोई लाभ ले पाए। तो दैट्स वाई स्थितियां बहुत माकूल नहीं है, लेकिन काम तो करना है और इसको रोल मॉडल स्टेप में लेकर के जाना है, जिसका फायदा कम्युनिटी को होगा, और कम्युनिटी फायदा पाएगी तो जरूर इसके लिए संघर्ष भी करेगी कि और क्या क्या चीज बदलाव हो। और हमारे जो बुद्धिजीवी साथी लोग हैं वो जरूर सरकार को भी पहुंचाएंगे बातों को कि ये इश्यूज है, इस तरीके से इसमें बदलाव हो सकता है, और क्या क्या कैसे किया जा सकता है, और उसको किस पॉइंट पे क्या दिया जा सकता है, कहाँ पे रोका जा सकता है, कहाँ पे आगे जाने दिया जा सकता है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जी, थैंक यू मैम। My next question is from Rudrani ma'am. Rudrani ma'am, are you there? Yes, I'm here. Ma'am, what are the key issues you are facing right now for running this shelter? ओके, तो की इश्यूज तो क्या बताएं आपको। जो गरिमा गृह का प्रोजेक्ट हमने अभी अप्रैल 2021 से शुरू किया है, सबसे बड़ी दिक्कतें कभी कभी सरकारी कार्यक्रम के साथ यही रहती है कि जो रिसोर्सेज की हमें समय पे जरूरत होती है वो नहीं पहुंच पाता, नहीं मिल पाता, और इसके चलते डिफिकल्टीज बढ़ती रहती है, क्योंकि आपको एक कार्यक्रम चलाने के लिए आपको एक पूरी टीम की आवश्यकता है। एक रुद्रानी अकेले ही गरिमा गृह को निर्देश नहीं दे सकती या गरिमा गृह को नहीं चला सकती। हमें हमेशा वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर चाहिए, हमें सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, उसके बाद हमें काउंसलर चाहिए, हमें ब्रिज कोऑर्डिनेटर चाहिए, और कुक चाहिए, हेल्पर चाहिए, और उसके साथ साथ जो बच्चे वहां रह रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था। तो दिक्कतें इन शॉर्ट में यही बोलना चाहूंगी कि ये और कार्यक्रम जैसा नहीं है जहाँ पे आप सिंपली किसी को जाके एजुकेट कर रहे हो कम्युनिटी में, मतलब बाहर, और आपकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब एक बच्चा अगर गरिमा गृह में बीमार भी पड़ जाता है तो हम में से मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि रेशमा जी की भी रातों की नींद उड़ जाती होगी, वो भी उस बच्चे के साथ बैठी रहती होंगी, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, खाना पीना देखना। तो जो जब रिसोर्सेज बंद हो जाते हैं तो हमें एज अ माँ समझ लो, एज ए पिता समझ लो, एज अ इतने साल जो हमने काम किया है, 20 15 साल, वो जो हमारे पास ताकत है हम अभी उसे लगा रहे हैं। पर आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, जो हमारी ताकत है उसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हमें समय पे मिलने चाहिए अनइंटरप्टेड, बिना किसी रुकावट के, तो हमारा काम कितना बेहतर हो सकता है, हम कितनी अपने दिमाग में टेंशन फ्री काम कर सकते हैं। आज के दिन में एक घर ढूंढने जाओ किराए पे विथ सर्टन गाइडलाइंस कि इतना बड़ा जगह चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, आपको ये काम करना है, और वहां जाके आप बोलो कि आप ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करना चाहते हो, तो मैं आप सत्य मानिए इस बात को कि आज के दिन में भी लोग दरवाजे आपके सामने मुंह पे ऐसे पटक के मार देते हैं जैसे आपने पता नहीं क्या बुरा शब्द बोल दिया। ट्रांसजेंडर तक तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जब कुरेद के थोड़ा पूछते हैं ट्रांसजेंडर यानी, तब हम थोड़ा साधारण शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिनको आप हिजड़ा मानते हैं, किन्नर मानते हैं। हमारे लिए तो ये एक गर्व के शब्द हैं ये सारे के सारे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी रही है। पर दूसरा व्यक्ति हमारे लिए दरवाजा मुंह पे मार देता है, और उन्हीं कार्यक्रम को अगर हम अपनी काबिलियत पे जो हमने इतने साल काम किया है, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आप भी
एक बेहतर भविष्य में भागीदारी दे रहे हैं अगर ये आप हमें जगह किराए पे देते हैं, और उसके बाद अगर मैं उनका 6-6 महीने किराया नहीं दूंगी तो वो भागीदारी वो बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। तो इन शॉर्ट कि मैं यही कहना चाहूंगी कि जो काम हम कर रहे हैं हम अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं। अगर हम अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे तो शायद जब से हमारे पास मदद रुक गई है कुछ, हम सब ताले लगा चुके होते हैं, हम सब मकान मालिकों को बोल चुके होते हैं कि हाँ, हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जी, हमें पीछे से ही सहायता नहीं है। पर ये जो शुरुआती कदम है, ये जो शुरुआती कदम ही अगर लड़खड़ाने लग जाएंगे और इसमें एक मतलब एक ऐसा विश्वास नहीं है कि हम आपके बुरे से बुरे वक्त पे भी आपके साथ खड़े हैं, तो ये हमें कमजोर बनाता है। ये हमारे जो विश्वास है कि हम इन बच्चों को एक बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य दे पाएंगे, ये कहीं ना कहीं हमारी उस कोशिश पे क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है। तो दिक्कतें फिलहाल यही हैं। कुछ समय से हमारे फंडिंग्स रुके पड़े हैं और हम सब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जितनी भी बहनें हैं पूरे भारतवर्ष में गरिमा गृह चला रही हैं, वो अभी तक मुझे पता है उनका जो उन्होंने बेहतरीन काम किया है उस बदौलत वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जमा कर पा रही हैं। पर उन्होंने इंश्योर किया है कि कोई भी बच्चा रोज मतलब बिना क्लास अटेंड करे ना रहे, रोज उसको 3 टाइम का पौष्टिक भोजन मिले, काउंसलर उनके अभी भी वहीं पे टिके रहे, उनको वही सारी सुरक्षा, वही सारा प्रेम स्नेह मिलता रहे ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। पर चैलेंजेस हमेशा इसलिए रहेंगे कि जब रिसोर्सेज आपके कट जाते हैं, आपकी सहायता जो आपको काम करने में सक्षम बनाता है वो कट जाती है, तो ये चैलेंजिंग रहता है। और अभी तो फिलहाल हम सभी इसी चीजों से जूझ रहे हैं। Okay. Ma'am, how many children are there in your shelter right now? So Delhi being a capital of this country, Delhi being a heart of our country, मुझे लगता है बहुत सारे लोग दिल्ली में आना पसंद करते हैं। दिल्ली में उनका भविष्य उनको ज्यादा उज्जवल, ज्यादा बेहतरीन लगता है। तो हमारे पास अभी फुल हाउस है, पूरे 25 बच्चे हैं, और उससे पहले भी बहुत सारे बच्चे आके जो किसी कारणवश जा चुके हैं, पर अभी भी वो फुल कैपेसिटी में हम उसको चला रहे हैं। बहुत सारे एडमिशन अभी भी हैं जो हम लोग एज अ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कुछ उनके साथ काम कर रहे हैं। पर दिल्ली सेंटर में होने की वजह से हमारे पास यूपी से बच्चे आ रहे हैं, कोई आपका ऋषिकेश उत्तराखंड से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है। दिल्ली के बच्चे कम है हमारे पास पड़ोसियों के बच्चे ज्यादा हैं, पर बच्चे तो सब बच्चे हैं इसीलिए। और पुणे से भी बच्चे आए हैं, मतलब महाराष्ट्र से, क्योंकि वो अपने वहाँ पे लोकल एरिया में नहीं रहना चाहते थे, उनको डर लगा था कि उनके माँ बाप आके उनको वहां से ले जाएंगे, तो वो लोग इधर हैं। कुछ बच्चे आसाम से आए हुए हैं। तो अभी तो हम पूरा दिल्ली का नक्शा तिरंगा हो गया है और पूरे बच्चे हैं। आकांक्षा जी कुछ सवाल और भी ले सकते हैं, जैसे सिया ने रेज हैंड किया है, तो जी इस तरह जी साथ सर, बिल्कुल साथ बीच में सवाल भी आप लेते रहे। सिया, आप कुछ कहना चाह रहे हो? तो सिया, आपने रेज हैंड किया आर है। यू देयर? हेलो हाँ हेलो हाँ सिया, आवाज आ रही है आपकी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं जानना चाहता हूँ रुद्रानी मैम से कि जो गरिमा गृह है वो, उससे अगर कोई हमारे साथी जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़े? नमस्कार सिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। और जब मैं गरिमा गृह में जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम लोग काफी सालों से काम कर रहे हैं, और कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम किसी तरह से डोनेट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो हमेशा मेरी एक मदद की परिभाषा है। मदद की परिभाषा आप किसी को पैसे देके, कपड़े देके या खाना देके ही नहीं होती। मदद की परिभाषा आप जो कम्युनिकेशन गैप है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के साथ, उसको तोड़ के कर सकते हैं। तो जो लोग गरिमा गृह से जुड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है वो दे आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज आई बिलीव
हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा एक मुख्य धारा की सोच है उससे अलग रहे हैं, वो कम्युनिकेशन रहा है, वो उसको तोड़ नहीं पाए हैं। आज के दिन में भी मुख्य धारा के किसी व्यक्ति से पूछो कि आप ट्रांसजेंडर के बारे में क्या समझते हैं, तो शायद वो 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, बोलेंगे अच्छा ट्रांसजेंडर व्यक्ति तो वो होते हैं जो बधाइयों पे आते हैं या भीख मांगते हैं या देह व्यापार करते हैं। इससे ज्यादा उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो हमारी कम्युनिटी के बच्चे, जब उनके बारे में मेन स्ट्रीम जर्नल सिसजेंडर हेटेरोसेक्सुअल लोगों के बारे में पूछा जाए तो वो इतना ही बोलते हैं कि वो तो हमें पसंद नहीं करते, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमें धिक्कारते हैं, हमें तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। तो आप जो बोल रहे हो कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, सबसे अच्छा काम तो एक ये होगा कि जब पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप, अभी तो इस पॉइंट पे मैं यही बोलना चाहूंगी, पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रुप will they will come together and they'll start communicating. I think ये जो ब्रिज बना हुआ है ये टूटेगा। हम एक तो कम्युनिटी को बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि आप सब लोग एक ऐसी संस्था से जुड़े पड़े हो जहाँ पे आपको बहुत सारा खुद ज्ञान है, आपको अच्छा सुझाव मिलता है, आपकी सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, दे कैन हेल्प यू यू नो डिजाइन समथिंग। पर जब तक आपको कम्युनिटीज का ही नहीं पता, आप उनसे मिले ही नहीं हो, उनको जाने ही नहीं हो, उनको समझे ही नहीं हो, तो आपके लिए कोई भी कार्यक्रम बनाना और कोई भी बेहतर सोच लाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी भी किसी रैंडमली किसी व्यक्ति को बोल दो कि अच्छा हम ट्रांसजेंडर के साथ काम करते हैं, तो बोलते हैं हम मदद करना चाहते हैं, और मदद करते के साथ ही वो हमसे पूछना भी नहीं चाहते कि आप क्या चाहते हो। वो बोलते अच्छा आपको लगता है हम सिलाई मशीन दे दें आपको, आप लोग मतलब मास्क बना लेना, ग्लव्स बना लेना। मैंने बोला भैया आओ तो सही, बैठो तो सही, पूछो तो सही कि कम्युनिटी क्या चाहती है। हो सकती है मेरे पास एक ऐसी बच्ची हो जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हो, और क्यों नहीं बन सकती हो, पर हमें वो जानने की जरूरत है। हमने बहुत अपने दिमाग में आइडियाज और प्रेजुडिसेस, एक धारणा विकसित कर ली है, तो हमें वो तोड़ने की जरूरत है। तो आपका जो सवाल था उसको मैं इसी तरीके से जवाब देना चाहूंगी कि आप जुड़ना चाहते हैं, आइए जुड़िए, और आप तरीका खुद निकालिए कि आप किस बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हैं। क्या आप उनके साथ, बच्चों के साथ एक दिन उनको महीने में बुला के यूनिवर्सिटी में खेलकूद करवाना चाहते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि मेरे बच्चों के पास अभी भी कोई ग्राउंड नहीं है कि वो हफ्ते में, महीने में एक बार जाके कहीं कुछ खेलना चाहें। उनको स्पोर्ट्स की जानकारी हो सकती है, हो सकता है एक दिन आप कभी कोई कंपटीशन कराते हो पेंटिंग का, इसका उसका, तो वो जब बाकी बच्चों से मिलेंगे, बाकी लोगों से मिलेंगे, तो वो भी उसी धारा में सोचने लगेंगे। जब पानी बहता है तो एक बड़ा बहाव जहाँ जा रहा है, बेहतर के लिए जा रहा है, तो शायद ये छोटा बहाव भी उन्हीं के साथ जाके कुछ बड़ा काम कर पाए। तो ये आप सोचिए, आप आइए जरूर, मिलिए बच्चों से, आपकी भी सोच में शायद मतलब आपको डायरेक्शन मिल जाए और हमें इससे मदद मिल जाए। आई थिंक विशाल भी कुछ पूछना चाह रहा है। आकांक्षा, विशाल विशाल सर एक बात और। हाँ हेलो सिया प्लीज। सर मैंने जो मतलब जो प्रश्न मैंने पूछा उसमें मुझे एक और आंसर मिल गया कि हम कैसे जुड़ सकते हैं हमें, जबकि मेरा क्वेश्चन एक और था। मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसके साथ बोनस आंसर भी मिल रहा है, तो वो मुझे मिल गया। तो एक और क्वेश्चन है इसी के साथ जो मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, कि अगर हमारे ट्रांस साथी अगर गरिमा गृह से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रांस साथी हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे जुड़, मतलब अगर उन्हें घर से निकाल दिया गया है किसी कारण से या इस तरीके के जो इश्यूज हैं, तो वो गरिमा के साथ इस गृह से, गरिमा गृह से कैसे जुड़ सकते हैं। तो मेरा ये भी प्रश्न है जी। धन्यवाद। तो गरिमा गृह जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है वो पूरे भारत में एक गाइडलाइन के साथ आया है और उन गाइडलाइंस को हम खुद फॉलो करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को ट्रांस आइडेंटिफाई करते हैं और वो गरिमा गृह के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। पर हमें भी, क्योंकि हम गाइडलाइन फॉलो करते हैं, तो हमें भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है कि वो व्यक्ति 18 साल या 18 साल से बड़ा हो, और वो मेरे ख्याल से 60 साल की एक एज है, वहां तक हो। दूसरा, वो कोई किसी तरह के मतलब ऐसे प्रोफेशन में ना हो या जॉब में ना हो जहाँ से उनकी कमाई आ रही हो, या कोई मतलब कोई भी इनकम वाला काम कर रहे हो।
और साथ में जब वो आए तो वहां पे वो हमारे कार्यक्रम का पूर्णतः हिस्सा बने, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे हम अपने आप को सक्षम नहीं मान पाए कि हम कैसे उसके साथ डील करें, जहाँ पे कुछ लोग 1-2 दिन के लिए आना चाहते थे क्योंकि उनका कोई प्लान था, वो यहाँ के जॉब करेंगे, कुछ करेंगे, तो उनको 1-2 दिन का आसरा चाहिए था, हम उस पर मदद नहीं कर पाए। जैसे रेशमा मैम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आए तो कम से कम उसको 6 महीने तो वहाँ रहना है और मैक्सिमम साल भर रहना है, तो ये सारी चीजें जो गाइडलाइन है हम उनको फॉलो करते हैं। पर जो व्यक्ति आना चाहते हैं उनके लिए कोई अलग तरह की पाबंदी नहीं है, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। और कैसे जुड़े, मेरे ख्याल से अभी तक जो हम समझ पा रहे हैं कि कोई इतना बड़ा प्रचार हुआ नहीं है, क्योंकि आज के दिन में अगर हम बोले कि इसको आप अलग तरीके से ना ले जाइएगा कि ऐसे एड्स और कैंपेन जानवरों के लिए भी चलते हैं कि जानवरों को मदद चाहिए और वृद्ध लोगों को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। पर जब हमारे कार्यक्रम की बात आती है तो मैं नेशनल लेवल पे ऐसा कोई एड या एक ऐसा कोई प्रमोशन, ऐसा कोई जो आपको कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार नजर आए तो आपके दिमाग में वो बैठ जाए, आप जो चीजें देखते हो आप उसको मानते हो। आज भी मैं बोलती हूँ कि जब हम HIV प्रोग्राम कर रहे थे तो HIV प्रोग्राम में कभी भी हम हॉस्पिटल में जाते थे तो हम देखते थे कि एक पुरुष और महिला बनी पड़ी हैं और उन्हीं के बीच आप HIV की बातें कर रहे हैं। हमने कभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उसमें नहीं गिना, हमने दूसरे सेक्सुअल माइनॉरिटीज को नहीं गिना। तो कम्युनिटीज जब आती है हमसे पूछती है कि यहाँ तो ये सिर्फ इतना ही बताया गया है, और जब इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा सरकार सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रही है और हमारे बारे में नहीं कर रही, तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं। तो हमें क्या करने की जरूरत है, जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ना सही, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म के थ्रू से सिर्फ एनजीओ सीबीओ ही नहीं अपने काम के बारे में बताएं, पर और संस्था भी जो इसको कर सकती है वो जरूर करें। अगर मैं बोलती हूँ कि स्कूल के चैप्टर्स में, अगर इंग्लिश के कोर्सेज में, अगर एनसीईआरटी या कोई भी अगर ट्रांसजेंडर के हर स्टेट को बोले कि ट्रांसजेंडर का एक चैप्टर होना ही चाहिए, उसमें गरिमा ग्रह के बारे में मेंशन हो, तो अगर इंफॉर्मेशन इतने लेवल पे सब तक जाएगी तो कोई ना कोई तो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो किताब तक नहीं पहुंच पा रहा उसको ये इंफॉर्मेशन दे पाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा व्यक्ति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो जो बेशक प्यून की नौकरी करता हो, पर एक विजिबिलिटी तो होगी कि एक ऐसे संस्थान के अंदर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, तो उनके बारे में भी लोग जानना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, पूछना शुरू करेंगे। तो मैं मानती हूँ कि हमारा जो सोशल नेटवर्किंग है उसके साथ साथ हमारे जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सॉरी, हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, ये हमारे काम को बढ़ाते रहे, प्रमोट करते रहे तो बहुत हमें मदद मिलेगी। ये विशाल, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, नमस्ते। नमस्ते रुद्रानी मैम, नमस्ते रेशमा मैम। सर मेरा एक सुझाव था, जैसे कि अभी रुद्रानी मैम ने बताया था कि आज की नीड है इंग्लिश और कंप्यूटर। इसी के साथ मेरा एक सजेशन था सर कि अगर हम कुछ, जैसे आपने बोला कि कुछ हम ऑनलाइन सेशन कर ले, तो कुछ हम लोग ह्यूमन राइट्स पर भी कुछ सेशन डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि अब हम इंग्लिश और कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन मुश्किल है, वैसे ही राइट्स के बिना भी हमारा जीवन बड़ा मुश्किल होता है। तो कम्युनिटी के लोगों में अपने राइट्स को लेकर थोड़ी जो जागरूकता है वो थोड़ी सी कम है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, यूएन के डिक्लेरेशन हो गए, कंज्यूमर राइट्स हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इन सब के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के लोगों को, जो यंग एज जो हमारे साथी हैं उनको थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे नेशनल राइट्स मूवमेंट इंडिया में हुए हैं, उनके जो अभी एक्ट्स आए हैं। तो इन चीजों को लेकर भी हम एक सेशन डिजाइन कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट पर। नहीं, ये ठीक है विशाल। वो चीजें तो देखो उनका अपने तरफ से भी चलता होगा और वो चीजें भी चलनी चाहिए, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे बड़ी आवश्यकता होती है
कि जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में बैठे हो तो जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि शिक्षा एक सबसे पहला मानव अधिकार है। तो क्या वो शिक्षा के रूप में मानव अधिकार जो इन्होंने कहा भी, रुद्राणी जी ने और रेशमा जी ने, कि कैसे उस शिक्षा के रूप में, सतत शिक्षा के रूप में एक अधिकार को वो प्रदान किया जा सकता है, तो वो शुरुआत, और उसके बाद शिक्षा के साथ साथ जो उनको कौशल विकास और फिनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक रूप से जुड़ने का, क्योंकि कई बार देखो इस कोविड के फेज में रुद्रानी जी, रेशमा जी ज्यादा बता सकेंगी, कि जो कहा जाता था कि 1500 रुपये उनके अकाउंट्स में देने हैं कम्युनिटी के, तो क्या वो उनके पास अपना अकाउंट रहा होगा? क्या वो आसानी से फॉर्म भर के उनका फायदा लिए होंगे? हमसे ज्यादा वो बता पाए। तो शुरुआत के तौर पर वो जो चीजें होती हैं कि वो अपने आप के लाइफ स्किल्स को बना पाए, जीवन कौशल को बना पाए, और लाइफ स्किल्स के साथ साथ वो सारी चीजें जैसे उनको डिजिटल रिक्वायरमेंट हुई, फाइनेंशियली हुई, इसमें हम करें, और उसके साथ साथ वो चीजें जो आपने कहा वो आवश्यकताएं उनकी पूरी की जा सकती हैं। तो ये भी जरूरी है। जब अभी बातचीत कर रहे थे तो मुझे याद है रुद्राणी जी की जो जीबी रोड के सेक्स वर्कर्स हैं उनके साथ हम लोग लगातार इंटरेक्ट करते थे। जो उनका डिसेक का सेंटर होता है एनजीओ के साथ, हम यूनिवर्सिटी के लोग लगातार ले जाते थे, बल्कि हमें जो डेनमार्क जर्मनी से लोग आए वो भी इंटरेक्शन के लिए गए, तो उन्होंने भी अपनी वही रिक्वायरमेंट बताई थी कि हमें इंग्लिश का स्किल सिखाया जाए, हमें फिनेंशियल लिटरेसी की चीजें सिखाई जाए, हमें कॉमर्शियल स्किल्स, बेसिक वो चीज है जो उनके जीवन के लिए बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। वहां से हमने शुरुआत किया, और उसके साथ साथ जब उनकी आवश्यकताएं बढ़ी तो फिर वो मानव अध्ययन का या राजनीतिक सजगता का, सामाजिक सजगता का, आर्थिक सजगता का, ये चीजें लगातार चलती रहती हैं। तो वो तो अत्यंत आवश्यक हमको लगता है। विशाल जी, अगर कुछ और जोड़ना चाहें तो। आकांक्षा, अब आगे ले जाओ। Yes, sir, sure, sir. My next question is from Rudrani ma'am. मैम, गरिमा ग्रीन का क्या विजन है, इसको स्टैब्लिश करने का क्या विजन? आपको एक बार फिर से दोहराना पड़ेगा सवाल। मैम, गरिमा ग्रीन को स्टैब्लिश करने का विजन क्या है? What is the vision behind? विजन देखिए, हमने मित्र 2005 में स्टार्ट किया, और मित्र ट्रस्ट दिल्ली की पहली कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं उसकी एक फाउंडर मेंबर हूँ। मैं अपने आप को ट्रांस आइडेंटिफाई करती हूँ। तो मैं अपनी कहानी से नहीं बोलूंगी, इतने साल में, जो ये 16-17 साल है, इसमें जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जितने लोगों ने अपनी कहानियां हमसे शेयर करी हैं, जितने लोगों ने अपनी आप बीती हमें बताई है, उस सारी चीजों में हमें एक ही चीज समझ के आई, मुझे एटलीस्ट समझ के आई, या हमारे बोर्ड को एज अ ऑर्गेनाइजेशन समझ के आई, कि एक बच्चे को या एक व्यक्ति को जो सपोर्ट मिलना चाहिए अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, वो सबसे पहले मुझे लगता है घर से शुरू होता है। क्योंकि आप खुद अपना लगा लीजिए या कोई और अपने बारे में सोचेगा, जब बचपन में हम 6-7-8 साल के हो, हम किसी से डर जाएं या कुछ हो जाए तो हम अपने घर में जाके छुप जाते हैं। अपने घर में भी अपना कमरा हो तो कमरे में जाके अपने आप को बंद कर ले। कमरे में भी अगर कोई कोना हो तो हम उसको वी हाइड बिहाइंड द पाइल्स ऑफ बुक, मतलब किताबों की दीवार बना लेते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं। तो एक घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सुरक्षा महसूस होती है, आपको सहानुभूति मिलती है, आप भविष्य में क्या करना चाहते हो उसके लिए आपको मार्गदर्शन मिलता है, आपको वो सारी सुविधाएं दी जाती है। पर एज अ ट्रांसजेंडर व्यक्ति, as a transgender woman, as a self-identifying हिजरा person from the community, मुझे लगता है हम सब उन सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं। और सिर्फ हम वंचित नहीं रह जाते, उसके
ऑपोजिट, मतलब जो जो नहीं होना चाहिए वो सारी चीजें जब हमारे साथ होती है तो हम दबते ही जाते हैं और कभी हम अपने भविष्य को बेहतर सोच नहीं पाते। एक फूल जब कली, मतलब एक छोटा एक कली जब खिलने लगता है, आप उसको खिलने ही ना दो, आप पहले ही उसको मरोड़ दो, मार दो, तो क्या मतलब बेहतर बनेगा? वो तो उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म है। तो ये गरिमा ग्रह तो मतलब सरकार जैसे जैसे राइट्स एंड प्रोटेक्शन बिल आया, नालसा जजमेंट आया, ये धीरे धीरे सारी चीजें इवॉल्व होती गई। पर ये मैं तब से सोचती थी जब मैं 17-18 साल की थी कि हमारा एक ऐसा घर होगा जहाँ पे हम सब लोग गर्व से रहेंगे, हम सब अपने हिसाब से अपने लिए पढ़ाइयाँ ढूंढेंगे, अपने हिसाब से अपने कोर्सेज करेंगे, अपने हिसाब से अपने लिए जॉब्स देखेंगे, हम एक्टर्स बनेंगे, मॉडल्स बनेंगे, हम लोग फिल्म स्टार्स बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम पॉलिटिशियन बनेंगे। तो ये सपना जो था, एक कभी कभी होता है ना जो सपना आपको थोड़ा अटपटा सा लगता है पर है आपके अनकॉन्शियस दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। मैं थोड़ी फिल्मी हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा सा एक, अभी भी मैं सोचती हूँ कि जो है मैं इससे मतलब सेटिस्फाई हूँ पर मैं बहुत खुश नहीं हूँ। मैं उस खुशी के कगार पे जाना चाहती हूँ कि एक हमारा अपना इतना बड़ा यूनिवर्सिटी हो, अपना इतना बड़ा हॉस्टल हो, जहाँ पे हम उस कैंपस में खुले घूम पाए, हम स्पोर्ट्स कर पाए। तो ये विजन जो था ये बचपन से इसलिए था क्योंकि मैंने अपने जीवन में 99% ट्रांस कम्युनिटी के लोगों को 18 साल से कम उम्र में ही घर से निकाल देते हुए देखा है, या उनको इतना बुरा हालत में डालते हुए देखा है कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। और उसके बाद जो उन्होंने अपने जीवन के साथ किया वो एक तरीके से उन्होंने खुद को सेल्फ टॉर्चर किया है, सेल्फ हार्म किया है। चाहे वो नशा करने लग जाए, चाहे वो क्या नाम है अपने शरीर को काटने लग जाए, या अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाए, आत्महत्या करने लगे। तो ये गरिमा गृह जो शेल्टर होम था, इसका विजन एक ही है कि जो दुख पा चुके हैं वो वापस आके अपने सारे उन घावों को भरे, अपने में वो ताकत, एनर्जी, वो पॉजिटिविटी और दुनिया जो नफरत करती आई थी उनको भूल के अपना जीवन एक बेहतर बनाए। और जो नए बच्चे हैं, जो जैसे रेशमा मैम बोल रहे थे कि 18 साल से कम बच्चों के साथ भी हमें कैसे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे हैं 18 साल से, तो वो चाइल्ड वेलफेयर के अंदर आएंगे। पर उन उन सारे डिपार्टमेंट्स को भी सीखने की जरूरत है। स्कूलों में जब हम बात करते हैं, जब हमारे गवर्नर साहब ने बोला था कि ट्रांस बच्चों के लिए कुछ रिजर्वेशन है, तो क्या टीचर्स को मालूम है ट्रांसजेंडर बच्चे कौन है? क्या उनको ये लगेगा कि एक छोटा सा लड़का निक्कर पहन के 2 चोटी के साथ या फ्रॉक पहन के अंदर आ रहा होगा? सो सी देयर इज नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो ये विजन ऑफ गरिमा गृह एंड शेल्टर होम is not only safe place but a place where a transgender person can build his or her life with dignity and live life with a respect and equity. थैंक यू मैम। रेशमा मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? रेशमा मैम। प्रश्न के हिसाब से तो मैं अपने तरीके से ऐड करना चाहूंगी। मेरा तो विजन इस गरिमा गृह को लेकर के था कि जहां भी जाओ तो लोग कहते हैं इनको एजुकेशन दे दो, नौकरी दे दो। मतलब जैसे जाएंगे तो बोलेंगे कि अरे बाप, ये बधाई उधाई वाले लोग हैं क्या? अच्छा, इनको पहले एजुकेशन दे दो और कुछ काम करने के लिए ये कर। तो मैं 2014 से इस बात के लिए NSDC के पास में जाती रही और मैं कहती रही कि आप अप्रेंटिसशिप सिस्टम लाइए, मतलब स्किल डेवलपमेंट में। और वो अप्रेंटिसशिप सिस्टम उन्होंने लिया, लेकिन वो ट्रांसजेंडर के लिए नहीं ओपन किया, मतलब जिस तरीके से करना चाहिए था उसको। तब भारत सरकार ने इस चीज को ये किया, मतलब जोड़ा। तो दैट इज फाइन कि वो स्किल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब मैं बार बार दोहराऊंगी, रिहेबिलिटेशन के साथ में जिस तरीके से रुद्राणी मैम बोल रही थी कि एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एक स्पेस हो, 18 साल के पहले भी उनको आजादी हो, उसको ये करें। तो दैट्स वाई ये मतलब अति सामान्य है कि हमारे लिए सिर्फ गरिमा गृह के जो हमारे विजन थे उसी के अनुसार उन्होंने ये दिया।
लेकिन कुछ इसमें गैप्स उन्होंने रख दिया। उस गैप्स को पहले फिल करें तो मेरी जो विजन थी वो निश्चित पूरा होगी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे आसपास में। मतलब राज्य सरकारें तो इतना प्रोग्राम, स्किल्स का प्रोग्राम चला रही हैं कि उसमें सभी तरीके के लोग जा रहे हैं, लेकिन कैसे वो ट्रांस व्यक्ति जाएंगे जो अपने आप को वहां पे आजाद महसूस कर पाएंगे, और उसके बाद इस गरिमागिरी से उनको उस आजादी के साथ एक अलग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सामने लेकर के जाएं, या उनका खुद का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एस्टैब्लिश करें, तो उसके लिए आवश्यक है। विजन के हिसाब से तो मैं तो अभी सकून में हूं, क्योंकि मुझे बिहार सरकार ने 17 रूम की बिल्डिंग दे दी है। थोड़ी सी शहर से मतलब मेन मतलब गांधी मैदान जो है उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो थोड़ी दूरी पे है, दैट इज फाइन। और जगह भी हमें खेल का मैदान पूरा 2 एकड़ का दे दिया है बिहार सरकार ने। तो हमारे पास इन सब चीजों की नहीं, बस एक गाड़ी मिल जाएगी तो हमारी गाड़ी चल निकलेगी, हम उनको जहां जहां भेजना रहेगा वहां पे भेज दिया करेंगे कि भाई बहन आप खाना खाए तैयार हुए, मेरा बाबू मेरा भैया आप गाड़ी में बैठो, स्कूल जाओ या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाओ, वहां से होके आओ, खाना खाओ, फिर कहीं जाना है ट्रेनिंग के लिए और एक्स्ट्रा क्लासेस लेना है लेके आओ, उसके बाद प्रिपरेशन हो जाती है, नौकरी के लिए रास्ता निकला है। लेकिन इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाना चाहिए और एक उस तरीके की ये करे तो हमारे जो विजन हमारा है उसको पूरा निश्चित तौर पे पूरा करेगा। मैं तो बहुत ही अपने मन से तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने 2018 में जो लिखा था वो 19 में निकला। 18 लास्ट जाते जाते 19 तक आवेदन निकले, और उसके बाद 20 के बाद 21 में रास्ते खुले सैंक्शन ऑर्डर वाले जो होते हैं, और अभी चल रहा है। बहुत दिल से बहुत खुशी होती है पूरे भारत में देख करके, और हमारे मतलब जो पीलर्स हैं, जो ट्रांस साथी पीलर्स हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही ये है। शुक्रिया। Thank you, ma'am. I would like to share information about रुद्रानी मैम। मैम ने 2015 में एक ट्रांसजेंडर मॉडल एजेंसी भी एस्टेब्लिश की है बोल्ड के नाम से। रुद्रानी मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी उसके बारे में कुछ कहें, बताएं हमें। तो इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी। मैं थोड़ा सा पास में जाती, जब मैं पैदा हुई तो मुझे डॉक्टरों ने तो लड़का घोषित किया। मैं बड़ी हुई तो मैं अपने आप को कभी लड़का मान नहीं पाई, और हालांकि मेरे पिताजी भाई मेरे इतने सपोर्टिव नहीं थे, पर माँ हमेशा सपोर्टिव रहती है और जो मेरे जीवन में रही, और उन्होंने कहा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और मित्र भी ऐसा नहीं कि मैं कभी चाहती थी, मैं जिंदगी में कुछ और ही करना चाहती थी, पर किसी एक संस्था ने मेरे को कहा कि 2004 में अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे नॉर्मल आइए। तो मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंची, और इसीलिए मित्र हमने 2005 में स्थापना करी इस सोच के साथ कि हम जैसे हैं हम नॉर्मल हैं, और किसी को ये अधिकार नहीं है हमें अब नॉर्मल कहने का। और काम करती रही, HIV प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट किए, जर्नी चल रही थी, और मुझे लगा कि सब बेहतर हो रहा है क्योंकि अरे आप चला रहे हो, आप काम कर रहे हो, बहुतों को सिखा रहे हो। पर करीबन 2014 में जब एक बार मैं एक शॉपिंग मॉल में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे वहां रोक दिया और कहा कि आप जैसे लोगों के लिए यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और मैं खड़ी रही वहां पे, मैंने बहुत देर तक उनसे जिद बहस करी, लड़ी भी, मुंह भी बनाए आड़े तिरछे, थोड़ा बोला मैं तेरे को बदुआ दूंगी ये सब भी थोड़ा नाटक वाटक हुआ। पर मैं ये बाहर खड़े होकर सोचती थी कि हम हैं कौन, हम कौन है, हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, हम अगर मेरे को आज अगर शाम को सर दर्द हो गया तो मैं कौन सी ऐसी दवाई खाऊंगी जिससे कि मैं ट्रांस व्यक्ति ठीक हो जाऊं, क्या मेरे लिए पैरासिटामोल काम नहीं करेगा, या ऐसी कौन सी इस फिजाओं में एक हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंट है। और फिर मैंने सोचा कि मॉल किस बारे में है, मॉल फैशन के बारे में, ब्रांड्स के बारे में है, मॉडल्स के बारे में है, फिल्मों के बारे में है। और उसी दिन मैंने मैं अपने आप को
खुद कभी नहीं बोलती कि मैं वो हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। मुझे लगता है ये लेबल टर्म है, मुझे लेबल कर दिया गया है, पर मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ती है। समाज को जब आप मुख्य धारा में लाने की बात करते हो तो हमेशा समाज को, पिछड़े समाज को आप सिलाई मशीन दे दो या कुछ ABCD के 2-3 अक्षर सिखा दो, इससे नहीं है। अगर मुख्य धारा में लाना है तो ऐसी चीजें जो पॉप कल्चर में है आपको उनसे भी जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो मैगजीन में आना हो, चाहे सिंगर हो, चाहे डांसर्स हो। तो ऐसी कौन सी चीजें जिसमें समाज के मुख्य धारा के लोग ज्यादा रुचि रखते हैं, और उस जगह पे अगर हम जाके अपनी एक पहचान के बारे में बोल सके तो लोग और अवगत होंगे, लोगों को जानकारी मिलेगी। आज से बहुत साल पहले मत जाइए, आज के दिन में भी अगर किसी व्यक्ति से आप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में पूछ लें तो उनको नहीं मालूम होगा। तो ये बोल्ड मॉडलिंग एजेंसी भी मेरी जिंदगी का एक झटका था, जिसकी वजह से मैंने इसकी स्टार्टिंग करी, और भगवान की दुआ से काफी सारे बच्चों को तो नहीं पर कुछ बच्चों को इसमें काम मिला है। और भविष्य में थोड़े और हमारे प्लान्स हैं जो सोच रहे हैं कि हम और थोड़ा बेहतर कैसे कर सकें। मैंने खुद अपने आप को एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर किया और मुझे ये समझ आया कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए अगर आर्ट एक ऐसा फॉर्म बन जाए, और जैसे रेशमा मैम के पास भी एक वो कार्यक्रम चलाते नाच बाजा .com, हम लोगों ने साथ में यहाँ पे काम किया है। प्रगति मैदान में हमने अपना वो लगाया था, स्टॉल लगाया था। और रेशमा जी और मैं दोनों इस बात से बहुत एग्री करते हैं कि कोई कला जो हम में है उसको हम अपना बिजनेस बना सके और उससे हम ग्रोथ। आज के दिन में आप देख लीजिए जो शादियां करवाते हैं इवेंट मैनेजमेंट वाले, करोड़ों करोड़ों की शादियां कराते हैं वो लोग, और हमारी कम्युनिटी में टैलेंट की कमी नहीं है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और हमारे पास वो हुनर है पर हमें सही डायरेक्शन की जरूरत है एक्सक्यूज मी, तो हमें सिर्फ एक बोल्ड बना के ही नहीं खत्म करना है, एक नाचबाजा.com बना के ही नहीं खत्म करना, हमें ऐसे और बहुत सारे काम करने हैं जिसमें कम्युनिटी के पास ऑप्शंस हो। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम रेशमा मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी नाचबाजा.com के बारे में कुछ बताएं हमें, क्या विजन था इसको स्टार्ट करने का? ये स्टार्टअप है और इसको मैं 2017 में लेकर के आई थी, बिहार सरकार के सामने लेके गई। पहली बार वहाँ पे स्टार्टअप पॉलिसी लागू हुई थी और स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई थी। और जब स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई थी तो उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा था कि हम ट्रांसजेंडर को भी वेलकम करने के लिए इसमें जगह दे दी है। उन्होंने हमें हमारा स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करते हुए सर्टिफिकेट भी दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको चाहते हैं कि पैसा दे दे और कंपनी बना लीजिए। तो कंपनी बनाने गई तो बोले कि पैन कार्ड तो आप ले ही नहीं सकते हैं, आपको मेल या फीमेल इसी से लेना है। फिर स्टार्टअप के ही थ्रू हमने कोर्ट केस किया, पैन कार्ड सबको मिलने लगे। उसके बाद तो ये नाच बाजा जो था है, तो हमारा पहले जो शुरुआत में ये था कि जो इवेंट हम करती है उसका एक्सप्लोर जो है वो पूरे भारत में एक अलग तरीके से है और एक अलग पहचान के तौर पे मतलब दिखाया जाता है। जबकि इवेंट के मामले में ट्रांसजेंडर खास करके ट्रांस वुमेन से ज्यादा मैं कला के क्षेत्र में एकदम ये पे कह सकती हूँ कि हमारे से ज्यादा कला किसी के पास नहीं है। क्योंकि जब आप पुराने ग्रंथों में भी पढ़ें तो वहां पे फेमिनिटी जो होती है, स्त्रीत्व, उसी को लेकर के बेचने और ये की बात हुई है। लेकिन वो पुरुष शरीर की जो फेमिनिटी, स्त्रीत्व रहा है, उसी को एक्सप्लोर सभी जगह किया गया। जब ये टाइम हमारे पास अभी आया है कि हम पुरुष शरीर के भीतर में जो हमारा स्त्रीत्व है उसको अगर हम इवेंट के थ्रू, बिजनेस के थ्रू ये कर पाए तो वह क्यों नहीं, क्यों इस तरीके से होगा। तो
हमने उसको ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप करने के लिए प्रयास कर रही हैं कि उसे किस तरीके से लेकर के जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब भी बात करें तो वो बहुत ज्यादा रीच आउट करने या वायरल करने वाले लोगों को ही, लेकिन रेगुलर कमाई करने के लिए किस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है, उसी के लिए हम स्टार्टअप को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। और अभी जब से हम बड़ी हमारी कंपनी ये हुई है, तब से कोरोना का इतना आतंक मचा कि इवेंट का बिजनेस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मतलब बर्बाद हो चुका है। कि जहां खड़ा हो तो बोलो डिस्टेंस, और इवेंट ऐसा चीज है जिसमें डिस्टेंस तो मेंटेन हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है कि कोई कहे कि एक कुर्सी पे बैठ करके उसी पे नाचते रहो और उसी पे उसका ये लेते रहो, संभव ही नहीं है। तो हम थोड़ी मुश्किलों में ये स्टार्टअप के थ्रू ये करें तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखें ये मुश्किलें खत्म होंगी और इवेंट के मामले में हम जरूर ऐसा बेचेंगी कि कम्युनिटी के अलावा किसी का ये नहीं होगा। क्योंकि मैं तो मानती हूँ अगर मेरी पहचान कला नहीं है तो कोई भी अगर स्त्रीत्व को बेचता है, वो अपने आप को पुरुष कह ले, वो पुरुष नहीं है, वो स्त्री और स्त्रीत्व को बेचने वाले स्त्री ही है, वो कभी पुरुष हो नहीं सकते। वो चाहे कोई बहुत बड़ी हस्ती हो या गांव में छोटा सा प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, अंदर की स्त्री को बाहर मंचों पर ले जाकर के बेचने वाले वो स्त्री है ही है, वो माने या ना माने। तो हम उसी को एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि जिस स्त्री को आप बेच रहे हो वो स्त्री हम लोगों के आसपास में ही है, चारों तरफ है, उसको कैसे आप देख रहे हो, उस नजरिए को बदलने के लिए स्टार्टअप को स्टार्ट की थी। मैम, कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा है कम्युनिटी के ऊपर? तो काफी नेगेटिव नहीं आकांक्षा जी ये लोग फिर कहीं और भी बिजी होंगे, एक बार में अब ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। ये फिर और क्वेश्चन कंपाइल करें, फिर आगे सेशन आप रखेंगे, क्योंकि और भी व्यस्तता होती है ना। आपने 1 घंटे का समय लिया और आप 1.5 घंटे। आप ऐसे करें कि क्विकली अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हो इनसे या कुछ और ये अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, बाकी और जो भी है फिर आप इसका लगातार नेक्स्ट सेशन में हम वो चीजें या फॉलो अप चीजें आप कर सकते हैं इस तरह से। सर ने मेरे दिल की बात कह दी। सर मैं भी थैंक यू। कोई और कुछ इस संबंध में, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चर्चा आज ये आकांक्षा जी ने चलाई है गरिमा गृह के विषय में, और मैं जैसा बता रहा था कि अभी आंध्र प्रदेश से भी एक क्वेरी आई थी, उन्होंने मांगा था, जो आज लेकर के उनको हम लोगों ने सप्लाई किया कि ज्यादातर जो हमारा समाज है इसके विषय में जानकारी नहीं रखता है, और एक ये महत्वपूर्ण विषय है। और मैं क्विकली ये बता दूं कि जब हम विश्वविद्यालय का भी शताब्दी समारोह, जिसकी कमेटी में खुद हूं, उस पे इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही थी, तो जब इस समुदाय के विषय में बहुत ही जोरदार रूप से इस विषय पे हमने बात रखनी चाहिए, तो लोगों ने ये कह के ये बात काटने की बात चाहिए कि भाई राजेश जी ये जेंडर पे तो बात ऑलरेडी हो गई, यानी जेंडर से आगे बियॉन्ड इस पे लोग चर्चा या बात करना नहीं चाहते, तो इसलिए और भी ज्यादा हम लोगों को फोकस्ड होके इस पे काम करने की आवश्यकता होगी। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों के साथ रेशमा जी, रुद्रानी जी लगातार रूप से जुड़ी हुई हैं, और इतनी व्यस्तता के बाद भी ये अपना महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दे रहे हैं। तो आज की शुरुआत आकांक्षा बस एक सिर्फ बातचीत से नहीं रहेगा, जो हम लोगों ने कहा कि कुछ 1 वीक का या 10 डेज का कोर्सेज हम एक्सपर्ट के साथ मिलके करेंगे, और यूनिवर्सिटी का इंटरवेंशन और सर्टिफिकेट सिर्फ बात के लिए बात नहीं होगी, बल्कि इस पर फॉलो अप भी होगा और इस पर हम काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई अभी और कोई सवाल अभी करेंगे, तो आकांक्षा जी इनको आप धन्यवाद ज्ञापन अभी करें, और इनके समय के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद करें, और आगे के लिए फिर कार्यक्रम निर्धारित करें। Okay, sir. Thank you. Okay. I would like to say thanks to Rudrani ma'am and Reshma Prasad ma'am for enlightening us today
by all the informative inputs which they have given to all of us. And thank you to the Professor Rajesh also for providing us this TRC like platform जहां हम लोग कम्युनिटी से जुड़ते हैं और अक्सर बातें होती है, हम कम्युनिटी के बारे में जान पाते हैं. And last but not least, to the audience, thanks to all of us. थैंक यू रुद्रानी जी, रेशमा जी, फॉर गिविंग दिस टाइम, और हम लोग फिर लगातार इस पर बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone.